तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पेड़ पौधे के बारे में या फिर वनस्पति जगत के बारे में। देखिए वनस्पति जगत इस पृथ्वी का सबसे बहुमूल्य धन है, या बोल सकते हैं कि ईश्वर द्वारा ये हमें सबसे बड़ा उपहार दिया गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से आज हम जीवित हैं और इसी के माध्यम से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ये पूरा दुनिया जो है एक हरा भरा संसार के जैसा है और इसे हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि यह ना हो तो कभी भी इस पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पेड़ पौधे कितना इम्पोर्टेंस है, और साथ ही साथ ये जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है कितने प्रकार के हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हें वैज्ञानिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग जो है वो शाक वर्ग को कहते हैं। शाक वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे पौधे आते हैं जिनकी जो बोल सकते हैं टहनियाँ होती है ये काफ़ी कमज़ोर होती है और कोमल होती हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, पुदीना, धान और ऐसे कई पौधे जो बहुत ही छोटे होते हैं और जिनका जीवन काल मुश्किल से 1 से 1.5 वर्ष के बीच का होता है। बहुत सारे ऐसे भी बोल सकते हैं कि शाक वर्ग के पौधे होते हैं जिनका जीवन काल 3 से 6 महीने का होता है। तो ऐसे वर्ग जिसमें पौधों का जो टहनी होता है वो बहुत ही कोमल हो और ये सिर्फ हम खाद्य के लिए बोते हैं, मतलब इससे सिर्फ खाने के लिए बोया जाता है। तो इन टहनियों या इन पौधों को हम शाक वर्ग में रखते हैं। उसी तरह जो दूसरा वर्ग है उसे हम लोग एक तरह से झाड़ी वर्ग या बोल सकते हैं बुश प्लांट्स कहते हैं। देखिए बुश प्लांट्स क्या होता है कि ये एक तरह से झाड़ी नुमा होता है और इनकी जो टहनियाँ होती है वो शाक के वृक्षों की टहनियों से थोड़ा मजबूत होता है और ये एक तरह से तने से बहुत भारी मात्रा में निकलते हैं और इनका जो पूरा आकार होता है ये एक तरह से बोल सकते हैं कि अधिक घना होता है। इनके द्वारा बोल सकते हैं ज़्यादा मात्रा में आप फूलों को, फलों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल के पौधे, फिर उसके बाद गुलाब के पौधे और साथ ही साथ नींबू के पौधे, ये सभी क्या है, ये सभी झाड़ीनुमा वृक्षों का एक वर्ग है। इनका जो क्षेत्रफल होता है ये काफ़ी कम क्षेत्र में उगते हैं, लेकिन इनका जो एक तरह से बोल सकते हैं जीवन काल होता है ये 3 से 4 वर्षों का होता है और ये प्रायः हमें अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम जितने सारे फूल के पौधे लगाते हैं जो एक तरह से झाड़ीनुमा होता है और घनेदार होता है, ये सभी झाड़ी वर्ग या बोल सकते हैं बुश प्लांट के ग्रुप में आते हैं। अगला जो है वो है वृक्ष वर्ग। देखिए वृक्ष वर्ग से आप बहुत अच्छा से परिचित होंगे। यह एक ऐसा वर्ग होता है जहाँ पर पेड़ों की आयु बहुत अधिक होती है। जैसे सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाले पेड़ बरगद और पीपल हैं और कई जगह पे यूकेलिप्टस को भी माना जाता है कि ये बहुत ऊंचे तो होते हैं, साथ ही साथ ये अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। तो ऐसे वर्ग जहाँ पर पेड़ों का आकार जो होता है शाक और झाड़ीनुमा पेड़ों से बहुत बड़ा होता है, साथ ही साथ इनके जो बाह्य आवरण होते हैं इसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज एक ऐसा बोल सकते हैं उत्तक होता है जो इन्हें प्रोटेक्शन देता है और इनका जो बाह्य क्षेत्र होता है ये बहुत कठोर माना जाता है। इसीलिए अधिकतर पेड़ का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है और ये एक समय श्रृंखला के आधार पर या बोल सकते हैं कि एक समय पद्धति के आधार पर बढ़ते हैं। इनका जो समय काल होता है ये बहुत दिनों का होता है। साथ ही साथ ये हर वर्ष एक चक्र के तहत फल और फूल देते हैं। उदाहरण के लिए आप आम के वृक्ष ले सकते हैं, पीपल के वृक्ष ले सकते हैं, अमरूद के वृक्ष ले सकते हैं, जो क्या करते हैं एक समय अंतराल के बाद फल और फूल देते हैं और इसके बाद इनमें पत्तों का लगातार क्या होता है, पत्तों का लगातार उत्पत्ति होते रहता है और पुराने पत्ते झड़ते जाते हैं। जिस तरह पतझड़ के मौसम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ जो होते हैं वो अपनी शाखाओं को या बोल सकते हैं अपने पत्तों को नीचे गिरा देते हैं और फिर नए पत्तों को जन्म देते हैं, जबकि शाक तथा झाड़ीनुमा पेड़ जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। या तो वो एक बार में अपने फल फूल को देते हैं और दोबारा आने का वो भी वेट करते हैं। जैसे गुलाब का पौधा ये भी क्या करता है, हर वर्ष रिसाइकल होता है, इसके पत्ते भी नए नए होते हैं और कई बार ये देखा जाता है कि कुछ पेड़ जो होते हैं एक बार फल और फूल देने के बाद मर जाते हैं। उदाहरण के लिए आप धान के पौधे और गेहूँ के पौधों को देख सकते हैं जो शाक वर्ग में आते हैं। देखिए इसके अलावा पेड़ के 2 और प्रकार होते हैं जिसमें विसर्पी लता और आरोही लता होते हैं। विसर्पी लता एक ऐसा पौधा होता है जो जमीन में फैलता है और ये जमीन में धीरे धीरे जाल नुमा आकार से फैल करके अपना पोषण करता है। उदाहरण के लिए आप पुदीना को देखिए, तरबूज,
खरबूज और खीरा, ये सभी पौधे जो होते हैं एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इनका जो जड़ होता है या इनकी जो लताएं होती है वो ज़मीन में ही होती हैं और ये ज़मीन में ही फैल करके अपना पोषण करते हैं और अपने फलों को या सब्जियों को उगाते हैं। जो दूसरा वर्ग होता है ये आरोही लता का वर्ग होता है। कहा जाता है कि ये आरोही लताएं जो होती है ये किसी ढांचे के सहारे अपने आप को उगाती हैं और ऊपर की ओर या बोल सकते हैं उस क्षेत्र में इसको बढ़ाया जाता है जहाँ पर ढांचे के जगह पर इन्हें बोया जाता है। तो आरोही लताएं ऐसी लताएं होती हैं जिन्हें किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है और ये किसी सहारे के द्वारा अपने आप को क्या करती है, जीवित रखती हैं। जैसे कि आप इसमें बहुत सारे पौधों को ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मनी प्लांट, मटर ऐसे पौधे हैं जिन्हें उगने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है और इसी के माध्यम से ये क्या करते हैं, ये अपने फल और फूल देते हैं। देखिए, पेड़ों का सबसे इम्पोर्टेंट भाग जड़ को माना जाता है और जड़ पेड़ का वह भाग होता है जो पेड़ों को जल और खनिज देती है। कई जड़ ऐसे होती हैं जो पेड़ों को भोजन बनाने में बहुत सहायता करती हैं, इसलिए जड़ों का होना पेड़ों के लिए बहुत आवश्यक होता है। जड़ पेड़ का वह भाग होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है और इसमें कभी भी सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जड़ों का जो एक तरह से रूप होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी पेड़ को जीवित रखने के लिए। इसी के माध्यम से पेड़ मट्टियों को या बोल सकते हैं मृदा को पकड़ के रखती है और अपने आप को संतुलित रूप से खड़ा रखने का काम करती है। तो कहीं न कहीं ये जड़ जो होती है एक स्टैंड होती है या एक तरह का बोल सकते हैं क्लच होता है जो क्या करता है, पेड़ों को खड़ा रखने में सहायता करता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूसला जड़, दूसरा होता है झकड़ा जड़। देखिए, मूसला जड़ ऐसे जड़ होते हैं जिनकी जो जड़ों की आकार होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे आम के ले लीजिए आप। फिर ऐसे जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ों को मूसला जड़ कहा जाता है। कुछ छोटे भी पौधे ऐसे हैं जिनमें मूसला जड़ पाया जाता है। मटर, चना, सरसों, तुलसी का पौधा ऐसे पौधे हैं जिनमें मूसला जड़ पाई जाती है और ये जड़ जो होते हैं अपने टहनियों के हिसाब से या उसके अनुपात में बराबर माने जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे पौधे भी हैं जिनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं और बहुत सारे पेड़ भी ऐसे हैं जिनमें मूसला जड़ पाई जाती है, जैसे जामुन हो गया, कटहल हो गया, आम हो गया, इनमें मूसला जड़ भी पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे भी जड़ हैं जिन्हें हम खाते भी हैं और ये मूसला जड़ का ही एक भाग होता है, जैसे मूली, गाजर, शकरकंद, ऐसे कई सारे मूसला जड़ें हैं जिन्हें हम सेवन भी करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती है। देखिए, अगला जो जड़ का प्रकार है ये झकड़ा जड़ जो है ये जड़ का दूसरा वर्ग होता है। इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो कुछ ही वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे गन्ना, गेहूँ, धान और मकई जैसे जितने भी पौधे होते हैं ये सभी झकड़ा जड़ों के द्वारा बने होते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये मर जाते हैं या बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते हैं। इस प्रकार के जड़ के भी अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे रेशेदार, परजीवी, अवस्तंभ और स्तंभ। ये 4 प्रकार के झकड़ा जड़ पाए जाते हैं हमारे पर्यावरण में, जिनमें हर वर्ग का अपना काम होता है। उदाहरण के लिए रेशेदार ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ें रेशे के रूप में पाई जाती हैं, जैसे प्याज रेशेदार एक बहुत ही बोल सकते हैं उपयोगी सब्जी या बोल सकते हैं उपयोगी वस्तु है हमारे लिए। उसी प्रकार लहसुन भी एक तरह का रेशेदार बोल सकते हैं पौधा है। देखिए, अगला जो है यह है परजीवी। परजीवी ऐसे जड़ होते हैं जो दूसरे पौधों पर उगते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो दूसरे पौधों पर उग करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए, अगला जो जड़ का वर्ग है यह है अवस्तंभ। अवस्तंभ वो जड़ होता है जो बोल सकते हैं भूमि के ऊपर तने से निकलती है। उदाहरण के लिए गन्ना हो गया, मकई हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी अवस्तंभ के एक तरह से जड़ के प्रकार होते हैं और ये सभी वर्ग जो होते हैं ये झकड़ा जड़ के अंतर्गत ही आता है। देखिए, झकड़ा जड़ में एक और वर्ग है जो जिसे कहते हैं हम लोग स्तंभ वर्ग। ये वर्ग जो होता है ये एक तरह से बोल सकते हैं टहनियों से निकलता है और ये ज़्यादातर हमें बरगद के पेड़ों में देखने को मिलता है। इसकी शाखाएं मजबूत होती हैं और ये अत्यधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। पेड़ों का देखिए जो दूसरा भाग ये तना होता है। तना पेड़ का वह भाग होता है जो पेड़ों में या बोल सकते हैं जड़ों द्वारा जो जल और जो भी खनिज प्राप्त होता है उसे पत्तों तक या पेड़ों के अन्य क्षेत्रों में पहुंचाने का काम करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि तना जो होता है ये बहुत भारी मात्रा में हम इसका सेवन भी करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी सब्जियां जो तनों के रूप में उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए आलू, प्याज, अदरक, लहसुन
और ऐसे कई सब्जियां हैं जिनका उपयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं। ये सभी तना का ही एक वर्ग होता है। तना जो होता है ये एक तरह से हरे रंग का होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पेड़ों के संवहन में, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पेड़ अपना जितना भी भोजन होता है वो जड़ और पत्तों से एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करता है। तनों से ही टहनियाँ और पत्तों का जन्म होता है और उसी तरह से एक बोल सकते हैं तना ही एक ऐसा पार्ट होता है पेड़ का जिसके द्वारा पेड़ जो होता है वो विकास करता है और उसमें बहुत भारी मात्रा में नई नई टहनियाँ और पत्ते उगते हैं। देखिए पेड़ में जो अगला इसका पार्ट है ये आता है पत्ती या बोल सकते हैं पत्ते। वो भाग होते हैं जो पेड़ में भोजन बनाने का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये बहुत ऐसे कार्य को करते हैं जिससे पेड़ जीवित रह सकता है। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ये तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश सर्जन या बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। उसी प्रकार पेड़ों में वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है जिसमें पेड़ क्या करते हैं अत्यधिक या अनावश्यक जल को वाष्पीकृत करवाते हैं। साथ ही साथ इन पत्तों के माध्यम से ही पेड़ गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये एक तरह से बोल सकते हैं कि पत्तों के द्वारा ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि पत्ते पेड़ों के लिए एक तरह से फेफड़े का काम करती है और पत्तों में क्लोरोफिल नामक रंजक पाया जाता है जो भोजन तैयार करने में पेड़ों की काफ़ी सहायता करता है। ये एक समय तक या बोल सकते हैं कि निश्चित समय तक जीवित रहती हैं, उसके बाद इनके स्थान पर दूसरे पत्ते आते हैं और ये पत्ते सूख जाते हैं या फिर इन्हें एक तरह से बोल सकते हैं समय काल अवधि के बाद ये अपने आप पेड़ों से गिर जाते हैं। पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल से मिला करके भोजन तैयार करते हैं पेड़ों के लिए और ये जो भोजन तैयार होता है इसे पूरा पेड़ जो होता है वो संवहन अंग द्वारा या बोल सकते हैं जाइलम और फ्लोएम के द्वारा अपने सभी भागों तक पहुंचाती है। और यहाँ जो फ्लोएम उत्तक होता है ये पत्तियों से जुड़ा होता है जो भोजन का संश्लेषण करता है, भोजन को अपने सभी भागों तक पहुँचाता है। तो इस तरह से पेड़ में जो भोजन का संवहन का कार्य होता है ये फ्लोएम उत्तक करता है और जाइलम उत्तक के द्वारा जल का संवहन पूरे पेड़ में होता है। तो पत्ते जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी पेड़ को जीवित रखने में। कई पादपों में पत्तों का जो आकार होता है अलग अलग होता है। जैसे आप कमल के पौधों में देखें तो उनका जो पत्तों का आकार होता है वो कुछ गोल रूप का होता है। उसी प्रकार आप मकई का या अन्य किसी पौधे का पत्ते देखेंगे तो उनके जो पत्तों का आकार होता है वो शंकु आकार या अन्य वर्ग का होता है। पान के पत्ते से त्रिभुजाकार होता है, पीपल का पत्ता त्रिभुजाकार होता है। तो सभी पौधों का जो पत्तों का आकार होता है वो जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो और इन्हीं आकारों के द्वारा वो अपना भोजन तैयार करते हैं। कई पेड़ ऐसे भी होते हैं जो इन पत्तों से ही अन्य जीवों का शिकार करते हैं। जैसे घटपर्णी का पौधा अपने पत्तों के द्वारा ही क्या करता है, किसी जीव को अपने अंदर जकड़ करके उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। देखिए कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसमें जो पत्ता होता है वो कांटे के रूप में होता है। और अब बात ये आता है तो कैक्टस प्रकाश संश्लेषण करते कैसे हैं। देखिए कैक्टस के तने जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके तनों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है जबकि पत्ते के रूप में जो कांटे होते हैं वो कार्य करते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका पत्तों का आकार घड़े के आकार का होता है। जैसे नेप्थिस के पौधे घड़ों के आकार के पत्तों को उगाते हैं और इसी से वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कई ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्तों के गंध से हम उस पौधे के बारे में बहुत सारी बातों को जान जाते हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है। उदाहरण के लिए धनिया, पुदीना और कई ऐसे पौधे हैं जिनके पत्तों के द्वारा हम लोग उसके वर्ग के बारे में पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पत्तों का गंध यदि हम लेते हैं या उनके खुशबू को सूंघते हैं तो हमारी मस्तिष्क का जो कार्य करने का क्षमता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए आप नींबू के पत्तों को यदि निचोड़ के सूंघते हैं तो आपके दिमाग का जो एक वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और इसी तरह से बहुत ऐसे पत्ते होते हैं जिनके निचोड़ से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो पत्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है पेड़ों के लिए और साथ ही साथ मानव जगत के लिए। देखिए पेड़ का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और आता है ये पत्तों के ऊपर ही आता है और पत्तों में जो सिरा या बोल सकते हैं सिरा विन्यास होता है ये ही
पेड़ों में बहुत उत्तरदायी होता है उसे जीवित रखने के लिए। और सिरा जिस प्रकार से पेड़ों में बनी होती है, अर्थात पेड़ों के पत्तों में ये सिराएं आपको बहुत आराम से दिख जाएंगी। यदि आप ऐसे बड़े पत्तों को ले जिसमें आम के पत्ते रहेंगे, देखिए पत्तियों के ऊपर सिरा विन्यास की जो कलाएं होती है वो आपको दिख जाएंगी। सिरा वो भाग होता है जो पत्तियों से होकर के भोजन को स्थानांतरित करती हैं पेड़ों के सभी भागों तक, और ये 2 प्रकार की होती है। देखिए सिरा जो होता है ये पत्तों में या बोल सकते हैं पादपों में 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक जालिका सिरा विन्यास होता है और दूसरा समांतर सिरा विन्यास। देखिए जालिका सिरा विन्यास एक ऐसा भाग होता है पत्तों में जो जाल के रूप में पत्तों में फैला होता है, और इसके द्वारा पत्ते अपना भोजन तैयार करके पेड़ों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सोलर पैनल में सोलर का जो छत्ता होता है, या बोल सकते हैं कि जब हम लोग टीवी देखते हैं तो जो एंटीना होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल प्राप्त करके अपने टीवी में किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसी तरह ये जालिका सिराएं जो होती है ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, उससे विटामिन डी लेती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये भोजन तैयार करती है और क्लोरोफिल के माध्यम से पूरे पादप में या पूरे पेड़ के सभी भागों में पहुंचाती है। तो उन पौधों के कुछ उदाहरण हैं, नीम, पीपल, गुलाब, ये सभी ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जालिका सिराएं पाई जाती हैं। और ये जितने भी जालिका सिराएं पौधे होते हैं ये मूसला जड़ के होते हैं, तो जिनमें मूसला जड़ पाया जाता है उनमें जालिका सिराएं आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो है वो है समांतर सिराएं। देखिए समांतर सिराएं ऐसे जड़ें होती हैं या बोल सकते हैं कि ऐसे पौधे होती है जिनके पत्तों में जो सिराएं होते हैं वो समांतर रूप से होती है, जैसे मकई हो गया या फिर आप टहनीदार कोई भी पौधा ले लीजिए जिनमें आपको सिराएं जो होती है वो समांतर दिखाई देती हैं। देखिए सिरा विन्यास जब बोल सकते हैं समांतर रूप से होता है तो इनमें अधिकतर झकड़ा जड़ें या बोल सकते हैं झकड़ा वर्ग के पौधे आते हैं। उदाहरण के लिए आप इसमें बोल सकते हैं मकई, गेहूं, घास, केला, ये सभी आते हैं। तो ऐसे वर्ग के पौधे जिनमें सिरानुमा जो आकार होता है ये समांतर रूप में पाया जाता है, तो इन्हें हम समांतर सिराएं वर्ग कहते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि पेड़ में किस किस प्रकार के उसके अंग होते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने इसके आधे चैप्टर को किया है। इसके अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि पेड़ में फूलों का, फलों का क्या काम होता है, परागकण क्या होता है और पेड़ किस तरह से जनन प्रक्रिया को करके अपने जो वर्ग होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं और बोल सकते हैं कि अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे पेड़ की और बहुत सारी बातों को। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।